वेलकम टू ए एडू। और ए एडू के हमारे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। देखिए, हम लोग मध्यकालीन भारत के इतिहास में खिलजी वंश को आगे बढ़ा रहे थे। और आपको पता होगा कि खिलजी वंश में अलाउद्दीन खिलजी जो मध्यकालीन भारत और खिलजी वंश दोनों का एक सबसे महत्वपूर्ण शासक था। तो कई चीज़ों की हमने चर्चा की, उसके परिचय के बारे में, उसके कार्य प्रणाली के बारे में, उसके बाजार व्यवस्था के बारे में, और उसके बाद उसके शासन व्यवस्था के बारे में हमने चर्चा किया, उसके दरबारी कवियों के बारे में, और हमने अन्य कुछ चीज़ों के बारे में भी चर्चा किया। आज हम लोग उसके बाजार मूल्य नियंत्रण प्रणाली का उद्देश्य, किन्होंने क्या क्या कहा, उसके बाजार मूल्य नियंत्रण प्रणाली के बारे में, भू राजस्व सुधार के बारे में देखेंगे और कुछ अन्य तथ्य देखेंगे। और अगले वीडियो में इसे हम लोग समाप्त कर देंगे, जो उसका केवल आक्रमण होगा और उसके बाद उसकी मृत्यु हो जाएगी। और इसके बाद ये खिलजी वंश समाप्त हो जाएगा, लगभग समाप्त हो जाएगा, क्योंकि इसके बाद जो आने वाले शासक होंगे वो काम के नहीं होंगे। एक दो फैक्ट आपको जानकारी रखनी होगी। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले बाजार मूल्य नियंत्रण प्रणाली या बाजार व्यवस्था का उद्देश्य। देखिए, जो कई लोग अलग अलग बात कहते हैं अलाउद्दीन खिलजी के बारे में, उसके बाजार मूल्य नियंत्रण प्रणाली के बारे में। जैसे कि जियाउद्दीन बर्नी का कथन था कि उसका जो बाजार मूल्य नियंत्रण प्रणाली का मुख्य उद्देश्य था वह सैनिकों में वृद्धि करना। तो जाहिर सी बात है, अभी हमने कहा कि वह कम वेतन देकर अधिक से अधिक संख्या में सैनिकों की बहाली करना चाहता था, तो इसका अपने साम्राज्य विस्तार में उसको लाभ भी मिला। तो जियाउद्दीन बर्नी के अनुसार उस अलाउद्दीन खिलजी के बाजार व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो सैनिकों में वृद्धि। अमीर खुसरो के अनुसार आम जनता को राहत पहुंचाना, यानी कि आम जनता को राहत पहुंचाने के लिए भी उसने बाजार मूल्य नियंत्रण प्रणाली की शुरुआत की थी, क्योंकि वह चाहता था कि लोगों को उचित मूल्य पर कोई भी सामान मिले, बेईमानी ना हो। तो ये सही भी था, क्योंकि आपको पता होगा पिछले वीडियो में मैंने बताया था, माप तोल में गलती करने पर उतना ही के बराबर उसकी व्यापारियों की मांस काट ली जाती थी। तो आम जनता को राहत पहुंचाने के लिए बाजार मूल्य नियंत्रण प्रणाली का उद्देश्य किसका था? अलाउद्दीन खिलजी। ऐसा कथन किसने कहा? अमीर खुसरो ने। कम हुई मुद्रा स्फीति में सुधार। उसकी मुद्रा स्फीति में अपने सुधार करने के लिए भी अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार मूल्य नियंत्रण प्रणाली का शुरुआत किया। यह बात किसने कहा? कुछ इतिहासकारों ने। तो अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग बात कही। तो इतिहासकारों ने यह भी कहा कि कम हुई मुद्रा स्फीति में सुधार के लिए बाजार व्यवस्था का उसका मुख्य उद्देश्य था। लेकिन उसका मुख्य उद्देश्य माना जाए तो इसी को माना जाता है राजनीतिक उद्देश्य। सर्वाधिक मान्य कारण था, वस्तुतः राजनीतिक उद्देश्य सर्वाधिक मान्य कारण था, क्योंकि वह अपने राजनीतिक अपने साम्राज्य विकास के लिए ही यह बाजार मूल्य नियंत्रण प्रणाली की शुरुआत की थी। क्योंकि वस्तुओं के मूल्य पर नियंत्रण रख कर एक बड़ी सेना रखी जा सकती थी, जिससे साम्राज्य विस्तार एवं मंगोलों के आक्रमण से रक्षा की जा सकती थी। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे आप लोग कि उसके बाजार मूल्य नियंत्रण प्रणाली का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो वह राजनीतिक था, क्योंकि इसके कारण जो था, वह जो अलाउद्दीन खिलजी था, वस्तुओं के मूल्य पर नियंत्रण रखकर एक बड़ी सेना रखी जा सकती थी, जिससे साम्राज्य विस्तार एवं मंगोलों के आक्रमण से रक्षा की जा सकती थी। तो यही सर्वाधिक मान्य माना गया कि उसका जो मुख्य उद्देश्य था बाजार मूल्य नियंत्रण प्रणाली का, वो था राजनीतिक उद्देश्य। इससे बड़ी से बड़ी मात्रा में सैनिकों की संख्या रखी जा सकती थी, ताकि उसका साम्राज्य विस्तार हो सके और मंगोल के आक्रमण से भी साम्राज्य को बचाया जा सकता था। तो वास्तव में यह हुआ भी। बाजार व्यवस्था में सुधार का आधार
अस्थाई सेना हेतु सीधी भर्ती की शुरुआत। तो बाजार व्यवस्था में जो सुधार का मुख्य आधार था वह था अस्थाई सेना की भर्ती, और उसके भर्ती के लिए भी सीधी भर्ती और अस्थाई सेना के लिए सीधी भर्ती की शुरुआत की। जैसे पहले चुन चुनकर सैनिकों की भर्ती की जाती थी, वंशानुगत था, लेकिन उसने अलाउद्दीन खिलजी ने इन सारी पद्धतियों को समाप्त कर दिया और योग्य सेना का निर्धारण किया। यानी कि उसके लिए प्रतियोगिता परीक्षा की भी इसने शुरुआत की, यानी कि वह सीधी भर्ती की शुरुआत की, और वह सेना अस्थाई होते थे जिसके कारण उन्हें अच्छा वेतन मिलता था, और इस कारण उसके साम्राज्य विस्तार में भी इसकी महत्वपूर्ण भूमिका मिली। तो बाजार व्यवस्था में सुधार का मुख्य आधार क्या था? अस्थाई सेना हेतु सीधी भर्ती की शुरुआत। तो परीक्षा में यह पूछा जाता है कि किस दिल्ली सल्तनत के शासक ने अस्थाई सेना की शुरुआत की और उसके लिए सीधी भर्ती की शुरुआत की? तो वो था अलाउद्दीन खिलजी। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भी है, याद रखेंगे इसे कि अस्थाई सेना के लिए सीधी भर्ती की शुरुआत किसने की? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। अब हम लोग आते हैं इसके भू राजस्व सुधार पर कि इसने जमीन पे जो टैक्स लेने का प्रावधान किया उसमें क्या क्या इसने सुधार किया, कैसे लिया। वित्तीय और राजस्व सुधारों में गहरी रुचि लेने वाला पहला सुल्तान। तो वित्तीय और राजस्व दोनों सुधार में गहरी रुचि लेने वाला पहला सुल्तान कौन था? तो वो था अलाउद्दीन खिलजी। याद रखेंगे इसे। भूमि की वास्तविक आय पर राजस्व निश्चित करने वाला भारत का प्रथम मुस्लिम शासक। याद रखेंगे आप लोग कि जो अलाउद्दीन खिलजी था वह भूमि की वास्तविक आय पर टैक्स निर्धारित किया था कि जो उसकी वास्तविक आय होती थी उतना ही उसी पे उसका टैक्स निर्धारण होता था। जैसे कि मान लेते हैं कि यदि 100 रुपये का अनाज बिका तो इसका 50% उसको टैक्स के रूप में देना होता था, यानी कि 50 रुपये, यानी कि वो 1/2 भाग ही लेता था। यदि वो 1000 का अनाज हुआ तो उसका 500 रुपया, यानी कि आधा। तो जितना वो भूमि का वास्तविक आय होगा उतना ही का वो राजस्व लेता था। याद रखेंगे। और यह ऐसा करने वाला प्रथम मुस्लिम शासक बना कि भूमि की वास्तविक आय पर राजस्व निश्चित करने वाला प्रथम सुल्तान कौन था? तो वो था अलाउद्दीन खिलजी या प्रथम मुस्लिम शासक। भू राजस्व की दर 1/2 थी, यानी कि जमीन नपाई का आधा कर निर्धारण था। अभी हमने बताया कि जितना जमीन होता था उसका आधा हिस्सा ही कर लिया जाता था, उससे ज़्यादा नहीं। तो इसने एक फिक्स कर दिया था। अब वो जमीन चाहे छोटा हो या फिर बड़ा, उसी के अनुसार, उसी के उपज के अनुसार उसका आधा कर लिया जाता था। तो ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि भू राजस्व की दर की निर्धारण कितनी थी? तो हाफ, 1/2 यानी आधा। अलाउद्दीन खिलजी के समय यह पूछा गया है प्रश्न। भूमि अनुदान के रूप में दिए गए संपूर्ण भूमि को जब्त करते हुए खालसा भूमि में परिवर्तन किया गया। खालसा भूमि यानी कि उपजाऊ, यानी कि सिंचित भूमि। तो जो भूमि अनुदान के रूप में दिया गया उसके संपूर्ण भूमि को उसने जब्त करके कृषि योग्य भूमि बना दिया, या जिसे हम लोग खालसा भूमि भी कहते हैं। तो जिससे इसकी उपज ज्यादा बढ़ गई, साम्राज्य विकास में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका मिली। तो भूमि अनुदान के रूप में दिए गए संपूर्ण भूमि को जब्त करते हुए खालसा भूमि में परिवर्तन किया गया। इंपॉर्टेंट है। लगान वसूली के रूप में व्यापक दोषों को दूर करने हेतु दीवाने मुस्तकराज नामक एक कर विभाग की स्थापना। इसकी चर्चा हमने पिछले वीडियो में कर ली है कि इसने एक कर विभाग की स्थापना किया था जिसका नाम क्या था? दीवाने मुस्तक राज। तो यह क्या था? लगान वसूली में व्यापक दोषों को दूर करने के लिए, या यूं कहें कि लगान का सारा जिम्मा इसी के पास था, जिसका नाम क्या था? दीवाने मुस्तक राज। यह एक टैक्स डिपार्टमेंट था, कर विभाग था, लगान वसूली विभाग था। याद रखेंगे। सिंचाई हेतु इसने एक हक्के सर्व नामक एक कर का निर्धारण किया जिसमें कुल उपज का 1/10 भाग लिया जाता था।
कुल उपज का 1/10 भाग। याद रखेंगे 1/10 भाग सिंचाई के लिए लिया जाता था, जिसे हम लोग हक़ सर्व कहते थे, यानी कि यह एक प्रकार का सिंचाई कर था जिसे हम लोग हक़ सर्व कहते थे। उसके बाद इसने चराई कर, मवेशियों के लिए जो भूमि पर चरने के लिए एक चराई कर लिया, साथ ही साथ गृह के लिए, घर के लिए, यानी कि जिसे हम लोग हाउस टैक्स कहते हैं, गृह कर, घरी कर भी उसने लिया। तो यह ऐसा करने वाला प्रथम सुल्तान था। याद रखेंगे सिंचाई कर की व्यवस्था करने वाला भी प्रथम सुल्तान, कितना 1/10, और गृह कर जिसे हम लोग घरी कर कहते हैं, और मवेशियों के लिए चराई कर जिसे हम लोग चरी कर भी कहते हैं, तो उसके लिए कर निर्धारण करने वाला प्रथम सुल्तान कौन था? तो वो था अलाउद्दीन खिलजी। खिम्स के दर में परिवर्तन करने वाला पहला सुल्तान। याद रखेंगे खिम्स के बारे में हमने पिछले वीडियो में बताया था कि अलाउद्दीन खिलजी ने जो कर लिया उसमें खिम्स और जकात दोनों लिया। तो खिम्स क्या था? एक प्रकार का लूट था जिसकी शुरुआत इल्तुतमिश ने की थी। उसमें 80% का हिस्सा लूट कर सेना ले जाते थे और 20% का हिस्सा सुल्तान को मिलता था। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने उसको उलट दिया। अलाउद्दीन खिलजी ने 80% का हिस्सा खुद लेना शुरू किया खिम्स का, और 20% का हिस्सा सैनिकों को देना शुरू किया। तो इसने खिम्स कर भी लेना शुरू किया और यह प्रथम सुल्तान बना खिम्स कर में, जिसमें 80% खुद लेता था और 20% सैनिकों को मिलता था। कर नहीं देने वाले भूमि मालिकों की भूमि जब्त करने की व्यवस्था थी। जो भूमि मालिक टैक्स नहीं देते थे उनकी भूमि जब्त कर ली जाती थी, ऐसी भी व्यवस्था थी। तो कर नहीं देने वाले भूमि मालिकों की भूमि जब्त करने की व्यवस्था थी किसके समय? अलाउद्दीन खिलजी के समय। खूत, मुकदम और चौधरी। तो खूत, मुकदम, चौधरी के राजस्व वसूलने के अधिकार की समाप्ति। इसके पहले खूत, मुकदम, चौधरी कर वसूलते थे। खूत का मतलब होता था वंशानुगत, यानी कि एक वंश था जो टैक्स ही वसूलता था, तो उसने वंशानुगत टैक्स वसूलने की पद्धति को समाप्त किया। मुकदम यानी गांव का मुखिया भी टैक्स वसूलता था, तो वो भी समाप्त किया। चौधरी सबसे अधिक भूमि वाला व्यक्ति जिसे चौधरी कहते थे, वह टैक्स वसूलता था, इसको भी इसने समाप्त किया। तो खुद मुकदम, चौधरी के द्वारा कर वसूलने के अधिकार को इसने समाप्त किया। भूमि की पैमाइश की इकाई इसने बिस्पा, जिसे समाहत भी कहते हैं, रखी। याद रखेंगे, यह परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है कि भूमि को मापने के लिए उसने कौन सी इकाई बनाई? बिस्पा, जिसे हम लोग मसाहत भी कहते हैं। और पर लगान वसूली एवं नवीन धर्म की स्थापना, तो इसी से वह लगान वसूली करता था और नवीन धर्म की स्थापना के लिए भी इस इकाई की स्थापना किया। याद रखेंगे उसका नाम क्या है? बिस्पा, यानी कि मसाहत। यह क्या था? भूमि की पैमाइश की माप, यानी भूमि को मापने के लिए एक इकाई थी, बिस्पा या मसाहत। जजिया कर भी इसने असूला। याद है जजिया कर की शुरुआत किसने की थी? तो मोहम्मद बिन कासिम ने, जो गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला एक कर था, तो इसने भी जजिया कर असूला। कुछ अन्य तथ्य हैं। काजी एवं कोतवाल मित्र। याद है हमने बताया था अलाउल मुल्क के बारे में कि जिसका नाम था अलाउल मुल्क, वह काजी भी था और इसका मित्र भी था। तो काजी एवं कोतवाल मित्र अलाउल मुल्क के कहने पर योजनाओं का त्याग एवं काजी द्वारा दिए गए 4 सलाह। तो अलाउल मुल्क के कहने पर इसने कई योजनाओं का त्याग किया और उसने 4 सलाह दिए थे। याद है हमने ये भी बताया था पिछले वीडियो में कि अलाउल मुल्क के कहने पर उसने विश्व विजेता बनने का भी ख्वाब समाप्त किया था उसी के कहने पर, और साथ ही साथ नवीन धर्म की स्थापना करने का भी बात उसने समाप्त किया था। तो इस 4 सलाह दिए थे। कौन? पहला, नवीन धर्म की स्थापना का कार्य पैगंबर का है, न कि सुल्तान का। तो जो काजी था और कोतवाल मित्र था अलाउल मुल्क, उसने अलाउद्दीन खिलजी के बारे में कहा, अलाउद्दीन खिलजी से कहा कि ये जो तुम नवीन धर्म की स्थापना करना चाहते हो, यह कार्य तुम्हारा नहीं है, यह कार्य
किसका है? तो पैगंबर का है, यानी ईश्वर का है। तो नवीन धर्म की स्थापना का कार्य पैगंबर का है, न कि सुल्तान का। यह पहला सलाह था। दूसरा सलाह क्या दिया कि भारत में अनेक क्षेत्र ऐसे हैं जिसका जीता जाना आवश्यक है। ये कुछ क्षेत्र भारत में ऐसे बचे हुए हैं जो तुम्हारे जीत से परे है, तुमने उसे जीता नहीं है। तो भारत में अनेक क्षेत्र ऐसे हैं जिनको जीता जाना आवश्यक है। सल्तनत काल में मंगोल आक्रमण काफी तीव्र गति से हो रहे हैं, अतः सुल्तान को चाहिए कि वह पहले आंतरिक सुरक्षा पर ध्यान दे। तो ये जो अलाउल मुल्क था, इसने तीसरा सलाह क्या दिया कि सल्तनत काल में मंगोल आक्रमण तीव्र गति से हो रहे हैं, अतः सुल्तान को चाहिए कि वह पहले आंतरिक सुरक्षा पर ध्यान दे, वह बाहरी सुरक्षा पर ध्यान बाद में दे। तो मंगोल आक्रमणकारी तुम्हारे देश में आक्रमण कर रहे हैं, इसीलिए सबसे पहले अपने आंतरिक सुरक्षा पर ध्यान दो। तो सुल्तान को चाहिए कि वह पहले आंतरिक सुरक्षा पर ध्यान दे, क्योंकि सल्तनत काल में मंगोल आक्रमण काफी तीव्र गति से हो रहे हैं। चौथा सलाह क्या दिया कि राज्य में अरस्तु जैसा कोई मंत्री नहीं है। याद रखेंगे, किसके जैसा? तो राज्य में अरस्तु जैसा कोई मंत्री नहीं है जो सुल्तान की अनुपस्थिति में राज्य कार्य को संचालित करे। अरस्तु आपको पता होगा कि यह एक महत्वपूर्ण दार्शनिक थे। तो उसी की से तुलना करता है अलाउद्दीन खिलजी को और कहता है कि राज्य में अरस्तु जैसा कोई मंत्री नहीं है जो सुल्तान की अनुपस्थिति में राज्य कार्य को संचालित करे। तो यह था अन्य तथ्य, उसके सलाह। अब हम लोग आते हैं इसके कुछ दमन और आक्रमण पर। थोड़ा सा हम लोग इसकी चर्चा कर लेंगे, बाकी अगले वीडियो में इसको पूरा समाप्त कर देंगे, पूरा खिलजी वंश ही समाप्त हो जाएगा। दमन एवं आक्रमण। देखिए, शासक बनने से पहले इसने गिलसा, चंदेरी, देवगिरी के सफल अभियानों में अपार धन की प्राप्ति की थी। ऐसा हमने पिछले वीडियो में चर्चा कर लिया था, आप लोग उसे देख लेंगे कि गिलसा, चंदेरी, देवगिरी के सफल अभियान में उसे अपार धन की प्राप्ति हुई थी। हमने बताया था कि उसने दो प्रकार का आक्रमण किया, उत्तर भारत में और दक्षिण भारत में। उत्तर भारत में प्रत्यक्षवादी नीति और दक्षिण भारत में अप्रत्यक्षवादी नीति। तो उत्तर भारत में वह आक्रमण गुजरात से शुरू करता है और स्वयं युद्ध के लिए जाता है, लेकिन दक्षिण भारत में वह मलिक काफूर को भेजता है। हम लोग अगले वीडियो में मलिक काफूर के बारे में डिटेल चर्चा करेंगे। उत्तर भारत में प्रथम अभियान 1299 ईस्वी में गुजरात के विजय से प्राप्त करता है। कब? 1299 ईस्वी में। याद रखेंगे कि उत्तर भारत में अलाउद्दीन खिलजी का प्रथम अभियान कब था? तो 1299 ईस्वी में गुजरात विजय के साथ। इसका मुख्य कारण क्या था? गुजरात विजय पर गुजरात ही क्यों चुना? क्योंकि पहला कारण था गुजरात संपन्न एवं धनी राज्य था। तो गुजरात जो था धनी एवं संपन्न राज्य था, इसी कारण उसने प्रथम अभियान गुजरात के रूप में चुना। दूसरा कारण था गुजरात समुद्रों के माध्यम से ईरान एवं अरब से संपर्क करने का सबसे बड़ा माध्यम था, क्योंकि गुजरात बहुत बड़ा तट था, समुद्री तट आज भी है। तो इसी कारण से गुजरात समुद्रों के माध्यम से ईरान एवं अरब से संपर्क करने का एक माध्यम था। आज भी व्यापार होता है ईरान और अरब से, गुजरात के समुद्री तटों से। तो पहला, गुजरात धनी एवं संपन्न राज्य था। दूसरा, गुजरात समुद्रों के माध्यम से ईरान एवं अरब से संपर्क करने का सबसे बड़ा माध्यम था। तीसरा कारण था कैम्बे जैसा अंतरराष्ट्रीय बंदरगाह गुजरात में स्थित था। तो गुजरात में एक बंदरगाह था जिसका नाम था कैम्बे, वह बहुत ही बड़ा बंदरगाह था। तो गुजरात में कैम्बे के जैसा अंतरराष्ट्रीय बंदरगाह स्थित था। यह भी एक महत्वपूर्ण कारण था गुजरात पर अभियान के लिए। और चौथा जो कारण था, गुजरात घोड़े के आयात और निर्यात का सर्वाधिक महत्वपूर्ण केंद्र था। इंपॉर्टेंट है कि जो गुजरात था घोड़े के आयात और घोड़े के निर्यात के लिए काफी सर्वाधिक महत्वपूर्ण केंद्र था, यानी कि घोड़ा वहां पे आसानी से मिल जाता था और बेचा भी जाता था। तो ये तो थे आज के हमारे फैक्ट, और अगले वीडियो में हम लोग खिलजी वंश को ही समाप्त कर देंगे और इसके बाद केवल आक्रमण रह गए हैं, कहाँ कहाँ, दक्षिण और उत्तर का। तो आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे और लाइक शेयर कमेंट करते रहेंगे। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।